आज हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन की प्रोसेस की। तो स्टरलाइजेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने डिसइंफेक्शन पढ़ाया था आपको, तब हमने बताया था जो डिसइंफेक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डिसइंफेक्शन की प्रोसेस से क्या करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें जो स्पोर होते हैं उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर हमने आपको बताया था जो स्टरलाइजेशन होती है उससे हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो एलिमिनेट या डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल स्पोर्स, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस होती है डिसइंफेक्शन से। जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है ज़्यादा पावरफुल होती है, और जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है वो इसकी कंपेयर में कम पावरफुल होती है। तो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स। वहाँ पर स्पोर्स नहीं थे डिसइंफेक्शन में, इसमें स्पोर्स भी हैं। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, किसी सरफेस या ऑब्जेक्ट से जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस का यूज करते हैं, और ये स्पोर्स को एलिमिनेट करने में भी सक्षम होती है। स्टरलाइजेशन विद मॉइस्ट एंड ड्राई हीट। तो आपके में जो स्टरलाइजेशन है वो दो तीन चीज़ें स्टरलाइजेशन में डिटेल में पूछी गई। तो उसमें जो पहली चीज़ आपके में पूछी गई है वो पूछी गई है स्टरलाइजेशन विद मॉइस्ट एंड ड्राई हीट। जो हीट होती है उसमें एक मॉइस्ट हीट होती है, एक ड्राई हीट होती है। तो मॉइस्ट हीट के साथ स्टरलाइजेशन कैसे होता है, ड्राई हीट के साथ स्टरलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में आप डिटेल एक्सप्लेन करो। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिस अपैरेटस में करते हैं उसे हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव, ये नाम आपको याद रखना चाहिए कि ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव कहते हैं जिस उपकरण का हम यूज करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, उसे ऑटोक्लेव कहते हैं, उस प्रोसेस को ऑटोक्लेविंग कहते हैं। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वर्ड का मतलब कुछ आपको समझ आता होगा। इसमें जो मॉइस्ट हीट होती है, मतलब नमी वाली जो हीट होती है, उसका यूज किया जाता है। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज प्राइमरली डन थ्रू ऑटोक्लेविंग। मतलब ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, एक उपकरण होता है, उसके थ्रू किया जाता है। विच यूजेस स्टीम अंडर प्रेशर। उसमें हम क्या यूज करते हैं, जो स्टीम होती है हमारी, स्टीम को यूज करते हैं अंडर प्रेशर, एक मतलब रिक्वायर्ड प्रेशर पर, एक लिमिटेड या रिक्वायर्ड प्रेशर पर। स्टीम्स हीट पेनेट्रेट द मटेरियल एंड किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ देयर प्रोटीन्स। तो जो स्टीम होती है वो क्या करती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टीम का यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर हम स्टीम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टीम क्या करती है, जो मटेरियल होता है हमारा, कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे कि हमारे सर्जरी के उपकरण होते हैं, ठीक है, हमारे जो ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं रफली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है, एज इट इज यही चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, जो स्टीम होती है वो प्रवेश कर जाती है, वो एंटर कर जाती है या पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है, घुस जाती है उसके अंदर, और क्या करती, किल कर देती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती। और किल कैसे करती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डीनेचुरेट कर देती है या कोगुलेट कर देती है। डीनेचुरेट कर देती मतलब क्या करना, मतलब तोड़ देती है प्रोटीन को, डीनेचुरेशन हो जाता है, टूट जाती है, ठीक है। और कोगुलेट मतलब इसमें भी एक तरीके की ब्रेकिंग डाउन ही होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस करके, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन करके क्या करती है, मतलब प्रोटीन अगर नहीं होंगी, प्रोटीन खराब हो जाएंगी, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन ही तो कहाँ है, हमारा जो जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के ही तो हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन के, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी हिंदी में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म, कैसे ये वर्क करता है। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम efficiently due to latent heat of vaporization of water which is higher than that of
ड्राई हीट। अभी इसका मतलब बताते हैं। द स्टीम डीनेचर्स प्रोटीन एंड अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो स्टीम होती है, ठीक है, स्टीम होती है, वो जो हीट होती है हमारी, जो आग होती है, ठीक है, आग होती है हमारी, उससे ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये सब क्यों होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब एक तरीके से ये किस चीज़ का मतलब टॉपिक है, ये थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में समझाते नहीं है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि जब वाटर होता है, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री पर जब बॉयल करता है, ठीक है, 100 डिग्री पर जब वाटर बॉयल करता है तो जो हीट होती है, अब इसके बाद हम अगर 200 डिग्री पर इसे बॉयल करने लगे, 200 डिग्री टेम्परेचर कर दें तो और ज़्यादा हीट निकलेगी, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइज द ट्रांसफरिंग हीट मोर एफिशिएंटली देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर देन द ड्राई हीट। जो ड्राई हीट होती है, ठीक है, उससे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ये ज़्यादा डेंजरस होती है, या इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी चीज़ को जला बुझा सके, ठीक है। तो इसीलिए वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव ऑपरेट्स एट 100 मतलब 21 डिग्री या 121 डिग्री सेल्सियस पर या 250 फारेनहाइट पे 15 से 30 मिनट, 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना, 3 से 10 मिनट, और 15 से 20 psi प्रेशर पर। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ये जो डाटा है आपको याद होना चाहिए। जो ऑटोक्लेव है वो वर्क करता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 से 30 मिनट तक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर इतना टेम्परेचर देंगे तो 3 से 10 मिनट में ही काम हो जाएगा, 3 से 10 मिनट में ही काम हो जाएगा। और दोनों में जो प्रेशर हमें देना है वो 15 से 20 psi का प्रेशर रखना है, ठीक है। तो ये ऑटोक्लेव में आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। मतलब ऑटोक्लेव होता है वो मतलब क्या करता है, डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन करता है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज होता है, और ये मतलब ड्राई हीट से ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये क्वेश्चन बनेगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट, और 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 10 मिनट, और 15 से 20 psi प्रेशर पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले क्या होती है, हीटिंग होती है, उसके बाद एक्सपोजर होता है, हीट का एक्सपोजर होगा जो भी आइटम्स होगी उससे, और उसके बाद क्या होगा, कूलिंग की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हीटिंग में क्या होता है, स्टीम इज जनरेटेड एंड डायरेक्टेड इनटू द सील्ड चैम्बर वेयर इट इज मेंटेन्ड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले क्या होता है, जब हीट करोगे तो क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी। अब ये स्टीम जनरेट होगी, ये कहाँ जाएगी, एक बंद चैम्बर में जाएगी। उस बंद चैम्बर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, मतलब स्टीम को इकट्ठा किया जाता है और प्रेशर भी वहां अप्लाई किया जाता है। एक्सपोजर, एटम्स आर exposed to this high pressure steam at a set duration ensuring complete sterilization। एक्सपोजर में क्या होता है, कोई भी हमारा एटम्स है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हाई प्रेशर, मतलब उस चैम्बर में जहां पर स्टीम है वहां पर हाई प्रेशर होगा, उस हाई प्रेशर क्या होगी, स्टीम होगी। अब जो हाई प्रेशर पर स्टीम है, ये स्टीम जब इस स्टीम्स के एक्सपोजर में आती है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, हमने आपको बताया था ऊपर, टाइम ड्यूरेशन टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रही थी या बदल रही थी। तो मतलब एक जैसे 25 से 30 मिनट हमने देख लिया, 25 से 30 मिनट तक, तो एक टाइम की, पर्टिकुलर टाइम की ड्यूरेशन में हाई प्रेशर की स्टीम जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, कंप्लीट स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पोर्स होंगे, वो सारे किल हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगी, आफ्टर स्टरलाइजेशन टाइम हैज लैप्स्ड द चैम्बर इज स्लोली डीप्रेशराइज्ड एंड द आइटम्स आर कूल्ड। उसके बाद क्या होगा, हल्के हल्के कूलिंग की स्टेप्स आएगी। उस स्टेप में क्या होगा, जो मतलब चैम्बर होगा वो मतलब उसका प्रेशर हल्के हल्के कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो आइटम्स होगी वो टाइम के साथ साथ कूल भी हो जाएगी, कूल हो जाएगी।
एडवांटेजेस ऑफ मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फास्टर देन ड्राई हीट ड्यू टू सुपीरियर हीट कंडक्टिविटी ऑफ स्टीम। तो ये फास्टर होती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टीम में क्या होती है, स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। मोर इफेक्टिव एट लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू ड्राई हीट, विच रिड्यूस द पोटेंशियल डैमेज टू हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। तो ये क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ये क्या होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्राई हीट की कंपेयर में। और मतलब ये क्या करती है, रिड्यूस द पोटेंशियल डैमेज, जो पोटेंशियल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के, उसे भी कम कर देती है। रिलेटिवली इजी टू मॉनिटर थ्रू द इंडिकेटर लाइक केमिकल टेप एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग। तो इसमें क्या होते हैं, इसे मतलब मॉनिटर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंडिकेटर का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें कुछ केमिकल टेप हो सकते हैं और कुछ बायोलॉजिकल टेस्टिंग्स हो सकती हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके स्पोर्स वगैरह रखे जाते हैं, जिससे मतलब वो स्पोर्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो पता लग जाएगा कंप्लीट स्टरलाइजेशन हो गया, अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज होती है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहाँ यूज होता है, मेडिकल एंड डेंटल इक्विपमेंट में, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, निडल्स हैं, सिरिंज है, यहाँ यूज होता है। लेबोरेटरी ग्लास बियर्स, जो लैब में ग्लास बियर्स होते हैं उनमें, ठीक है। कल्चर मीडिया यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में कुछ कल्चर मीडियास यूज होते हैं, मतलब उनको स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। सर्टेन फूड्स, कुछ फूड्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है, जैसे कैनिन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आता है, सूखी हीट से स्टरलाइजेशन या कीटाणु शोधन करना। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम ड्राई हीट का यूज करेंगे। तो स्टरलाइजेशन यूजेस हीट एयर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर विच इज जनरली लेस एफिशिएंट देन मॉइस्ट हीट। तो ये क्या होती है, लेस एफिशिएंट होती है मॉइस्ट हीट से। इसका यूज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए होता है, और ये लेस एफिशिएंट होती है मॉइस्ट हीट से, बिकॉज ड्राई हीट हैज लोअर थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या वो कम होती। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था, ठीक है, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा है, एक हमने हीट से रिलेटेड, हाँ, इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो सुपीरियर होती है, वो हाई होती है, ठीक है, हाई होती है हीट कंडक्टिविटी। और इसकी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसे थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ये क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है, लोअर होती है। एंड रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और ज़्यादा टाइम के लिए हमें क्या स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करना होती है। तो जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं ड्राई हीट को देकर, और ये लेस एफिशिएंट होती है मॉइस्ट हीट की कंपेयर में। और जो ड्राई हीट होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लोअर होती है या कम होती है, और इसीलिए हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और लंबे टाइम के एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिज्म क्या होती है, तो ड्राई हीट बर्स्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिस्टर्ब देयर सेल स्ट्रक्चर एंड एंजाइम्स लीडिंग टू सेल डेथ। तो जो हमारी मॉइस्ट हीट थी वो डीनेचुरेशन कर रही थी प्रोटीन का और कोगुलेशन कर रही थी। ड्राई हीट क्या करती है, हमारी ऑक्सीडेशन करती है एंड डिहाइड्रेशन करती है। हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर से वाटर को निकाल देगी या उसका ऑक्सीडेशन करा देगी, जिससे उसके अंदर फ्री रेडिकल बनने लगेंगे और फ्री रेडिकल इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। टेम्परेचर एंड टाइम, तो टाइपिकली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 से 2 आवर के लिए किया जाता है। 1 to 2 आवर किया जाता है 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यह डाटा आप याद रखना। प्रोसेस क्या होती है, इसमें भी वही होती है, एक हीटिंग स्टेज होती है, एक एक्सपोजर होती है, उसके बाद कूलिंग। तो हीटिंग में क्या होता है, एटेम्स इज प्लेस्ड इन स्टरलाइजर, स्टरलाइजर्स के अंदर हम एटेम्स रख देंगे, जैसे कि ओवन। इसमें याद रखना, इसमें जो आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या आता है, ओवन आता है, ठीक है, मैं लिख दूं कहीं, ओवन, ओवन आता है इसमें, ठीक है,
ये आप याद रखना, ओवन यहाँ से होगा, किधर गया हमारा ये, तो इसमें क्या आता है हमारा, ओवन आता है, ठीक है, ये याद रखना, हॉट एयर ओवन आता है। तो हॉट एयर ओवन भी बोलते हैं और ओवन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये की जाती है मतलब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन ओवन के अंदर इसे रख देते हैं और एक्सपोज करते हैं हीटेड एयर को, जो गर्म हवा होती है उसको मतलब चलाते हैं। अब जिससे क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जाती है, तो ऑब्जेक्ट मस्ट रिमेन इन द ओवन, ओवन के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, एट अ कंस्टेंट हाई टेम्परेचर होगा वहाँ, नेसेसरी ड्यूरेशन टू द इंश्योर माइक्रोवेव डेथ। तो एक्सपोजर में वही होगा कि जो हाई टेम्परेचर की जो एयर होगी वो कांटेक्ट में आएगी, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, और ऑब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे क्या होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, उन्हें मार देगी। कैसे? ऑक्सीडेशन करके या डिहाइड्रेशन करके। कूलिंग के बाद वही लास्ट स्टेप में क्या होती है, स्टरलाइजेशन जब मतलब प्रोसेस हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ओवन का वो कम होता है और कूलिंग की प्रोसेस होती है। एडवांटेजेस क्या है, तो इसमें कोई भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती या कोई भी मॉइस्चर इसमें नहीं होता है। तो दिस मेक आइडियल फॉर स्टरलाइजिंग मटेरियल्स दैट मे डैमेज्ड बाई मॉइस्चर, जैसे कि पाउडर्स हैं, ऑयल्स हैं, ग्लास हैं एंड सम प्लास्टिक्स। तो ये ऐसे मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज होती है जो मॉइस्चर के कंटेंट में आते ही डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि पाउडर्स हैं, ऑयल्स हैं, ग्लास हैं और कुछ प्लास्टिक्स हैं। लेस कोरोशन, तो इसमें क्या होता है मतलब सिंस देयर नो मॉइस्चर इन्वॉल्व, ड्राई हीट डज नॉट कॉज रस्टिंग और कोरोशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑटोक्लेविंग कैन। तो जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्टिंग होने का क्या रहता है, खतरा रहता है या चांसेस रहते हैं, लेकिन जब हम ड्राई हीट यूज करते हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है, हमें कोई भी कोरोजन या जो हमारा कोरोजन होता है या हमारा रस्टिंग होता है इसका कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, कोई भी इसका खतरा नहीं रहता है। सिंपल इक्विपमेंट, तो ड्राई हीट स्टरलाइजर आर इजियर टू मेंटेन एंड लेस एक्सपेंसिव होता है देन ऑटोक्लेव्स। तो जो ड्राई हीट स्टरलाइजर होता है वो क्या होता है, बहुत इजीली आप मेंटेन उसे कर सकते हो और लेस एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है ड्राई हीट के, ये एक स्लो प्रोसेस है, तो रिक्वायर हायर टेम्परेचर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है और लॉन्गर टाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। पोटेंशियल डैमेज, तो हाई टेम्परेचर कैन डैमेज सम हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, कुछ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स मतलब हाई टेम्परेचर पर क्या डैमेज हो सकते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, इसका यूज कहाँ होता है, जैसे ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने के लिए, जैसे लेबोरेटरी ग्लास वेयर्स होते हैं, जैसे पेट्री डिशेस होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं। पाउडर, ड्रग्स और ऑयल्स को जो डिग्रेड हो जाते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो उनको मतलब स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। मेटल इंस्ट्रूमेंट को, तो मतलब मेटल इंस्ट्रूमेंट को इसीलिए क्योंकि मेटल में क्या रस्टिंग होने के या कोरोजन होने के चांसेस रहते हैं जो मॉइस्ट हीट के कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं, लेकिन जब हम ड्राई हीट का यूज करेंगे तो मेटल में कोई भी कोरोजन या रस्टिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फॉर स्टरलाइजिंग नॉन कोरोसिव मेटल टूल्स। फूड इंडस्ट्री में सर्टेन ड्राई फ्रूट्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स का स्टरलाइजेशन इस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मॉइस्ट हीट की एंड ड्राई हीट की, मॉइस्ट एंड ड्राई हीट की कंपैरिजन की बात करते हैं। तो अगर आपने ये टेबल भी याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, तो मॉइस्ट हीट में जो टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है, इसमें हायर होता है, इसमें 121 होता है, 134 होता है और टाइमिंग आपको पहले बता दी गई है, ठीक है, जैसे टाइमिंग बता दी गई है। और इधर क्या है, लो 180 मतलब 60 और 180 डिग्री। इसमें जो टाइम है वो शॉर्टर है, जैसे 15 से 30 मिनट तक, इसमें लॉन्गर है 1 से 2 आवर तक। इफेक्टिवनेस ये मोर इफेक्टिव होती है ड्यू टू मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से क्या जो इसमें हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, इसलिए बहुत अच्छे से स्टरलाइजेशन हो पाता है। ये लेस इफेक्टिव होती है, हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डैमेजेस टू मटेरियल्स, मटेरियल्स को डैमेज कर सकती है, लेस डैमेजिंग टू द मॉइस्ट, मतलब लेस डैमेज होती है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स को ये डैमेज नहीं करती है और ये डैमेज कर सकती है स्पेशली प्लास्टिक एंड रबर को। बेस्ट फॉर, तो ये मेडिकल, ये बेस्ट होती है किसके लिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स के लिए और कल्चर मीडिया के लिए। और ये होती है ग्लासवेयर्स के लिए, ऑयल्स, पाउडर्स और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए। इसका कॉमन मेथड क्या, ऑटोक्लेव और ड्राई हीट ओवन का यूज करते हैं। इसमें जो एनर्जी यूजेस है तो इसमें मोर
एनर्जी एफिशिएंट एट लोअर टेम्परेचर, तो इसमें मोर एनर्जी मतलब जनरेट होती है लोअर टेम्परेचर पर। इसमें रिक्वायर होता है मोर एनर्जी ड्यू टू हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद कर लिया तो आपकी जितनी ज़रूरत है इसमें वो कंप्लीट हो जाएगा बस एक टेबल से। ये टेबल आप देख सकते हो आराम से, और ये टेबल नीचे हिंदी में भी दी गई है, ठीक है, हिंदी में भी दी गई है, लेकिन बस कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सेकेंड, कुछ चेंजेस है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें लाभ और नुकसान के बारे में, क्योंकि ये अलग अलग जगह से उठाई गई हैं, क्योंकि ये टेबल्स डायरेक्ट बुक में नहीं दी गई हैं, हम आपको बताएं ये हमने नेट से उठाई हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टेबल्स हमें बुक में नहीं मिली, तो हमने नेट से थोड़ा सिंपल करने के लिए उठा ली। तो इंग्लिश की टेबल हमें ये मिल पाई और हिंदी की टेबल हमें ये मिल पाई है, ठीक है। ये हिंदी की टेबल मिल पाई, तो इसमें एक दो पॉइंट हिंदी में अलग दिए गए हैं, तो आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा आता है स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन कैसे होता है। तो इसमें क्या है, रेडिएशन जो होता है उसकी हेल्प से हम स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। इट इज अ प्रोसेस दैट यूज्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज गामा रेस, एक्स रेस और अल्ट्रावायलेट रेस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस। This method is particularly valuable for sterilizing heat-sensitive materials or for mass sterilization where other method may be impractical। तो जो स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करने में। जैसे कि हम गामा रेस का यूज कर सकते हैं, एक्स रेस का यूज कर सकते हैं और अल्ट्रावायलेट रेस का यूज कर सकते हैं। ये रेस क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को, और ये उन मटेरियल्स के लिए यूज होता है जो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज होता है। या मास स्टरलाइजेशन मतलब बहुत बड़े लेवल पे हमें स्टरलाइजेशन करना है और वहाँ पर कोई भी मतलब जो ऊपर हम कर रहे थे हॉट एयर ओवन से कर रहे थे, ठीक है, ओवन से, या हम कर रहे थे किसमें, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन, इनका साइज लिमिटेड होता है, लेकिन हमें बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े मतलब मटेरियल्स का हमें स्टरलाइजेशन करना है, तो मतलब इनका यूज हम नहीं कर सकते। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन होता है उसका यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए कौन कौन से रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, गामा रेडिएशन का यूज कर सकते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज्ड होता है स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है, मोस्ट कॉमन रेडिएशन है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। हाईली इफेक्टिव होता है इन पेनिट्रेटिंग मटेरियल्स एंड स्टरलाइजिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड्स। तो मतलब जो गामा रेडिएशंस होता है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्या करने के लिए, मतलब रेडिएशंस के थ्रू स्टरलाइजेशन करने के लिए। और ये हाईली इफेक्टिव होता है किसके लिए, जैसे मेडिकल डिवाइसेस हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और फूड के लिए, इनके लिए ही होता है। तो आप बस इतना याद रखना कि मोस्ट कॉमनली गामा रेडिएशन यूज होता है बस, और बाकी इसमें कुछ याद मत रखना, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं, तो ये कहाँ से मिल सकता है, कोबाल्ट 60 है, सीजियम 137 है, यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। ये मतलब मेटल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या, गामा रेस को, तो यहाँ से मिल सकता है। ये सोर्स आपको याद नहीं करना है, बस खाली पढ़ लो। पेनिट्रेशन, तो गामा रेस है हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, इसीलिए ये सबसे कॉमनली यूज होती हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। कैन पासिस थ्रू डेंस मटेरियल along them sterilized items, sealed packages including plastic, pharmaceuticals, medical devices। तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ये काफ़ी हाई होती है, ये चीज़ आप याद रखना, इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। जो एक्स रेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं गामा रेस के, तो एक्स रेस आर सिमिलर टू गामा रेस इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्टिवनेस, बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे मशीन रेदर देन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। तो जो एक्स रेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं गामा रेस की, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, मतलब कैसे ये किल कर रही है माइक्रोब्स को, और इफेक्टिवनेस में इनकी इफेक्टिवनेस, जैसे उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी हाई है तो इसकी भी हाई होगी, लेकिन ये एक्सरे मशीन से निकलती हैं ना कि किसी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप से। और इनका यूज कहाँ होता है, एक्सरे स्टरलाइजेशन इज टाइपिकली यूज्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए, डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए, डायग्नोस्टिक
टूल्स जो होते हैं उनके लिए और सम फूड्स के लिए इसका यूज होता है। दे ऑफर्स द एडवांटेज बीइंग कंट्रोलेबल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड पेनिट्रेशन मेकिंग देम यूजफुल फॉर वेरियस मटेरियल्स। ये लाइन आपको याद नहीं करनी, कोई खास नहीं है, आपको बस इतना ही याद करना है, ये इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो पराबैंगनी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट या यूवी रेडिएशन, तो ये क्या करती हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करती हैं। तो यूवी रेडिएशन इज टाइपिकली यूज्ड फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस को स्टेरिलाइज करती हैं। इट इज लेस इफेक्टिव एट पेनिट्रेटिंग मटेरियल्स बट दे कैन हाईली इफेक्टिव फॉर स्टेरिलाइजिंग एयर वाटर सरफेसेस इन क्लीन रूम्स, लेबोरेटरीज एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो कहीं पर भी हमें किसी भी सरफेस पे हमें स्टेरिलाइजेशन करना होगा तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज कर सकते हैं। ये लेस्ट इफेक्टिव होती हैं क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर्स होती है वो कम होती है, लेकिन ये हाईली इफेक्टिव हो जाती हैं अगर हमें किसी एरिया की एयर को स्टेरिलाइज करना है, वाटर को स्टेरिलाइज करना है, सरफेस इन क्लीन रूम के सरफेस को स्टेरिलाइज करना है, लेबोरेटरीज को स्टेरिलाइज करना है, और हेल्थ केयर सेटिंग्स, कोई भी हेल्थ केयर का रूम है या हॉल है उनको स्टेरिलाइज करना है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब सरफेस स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसे सरफेस स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैसे वर्क करती हैं, तो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन वर्क प्राइमरली बाय डैमेजिंग डीएनए और आरएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती हैं, डीएनए एंड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है माइक्रोब्स का उसे ब्रेक डाउन कर देती हैं, उसे डैमेज कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, आरएनए डैमेज करती हैं या डीएनए डैमेज करती हैं, प्रोटीन को भी डिनेचुरेट कर सकती हैं, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, इन तीन तरीके से मेनली डीएनए एंड आरएनए को डैमेज करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन का डिनेचुरेशन भी कर सकती और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी कर सकती हैं। इससे क्या होगा, मतलब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन की, तो इफेक्टिव फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स, जो हीट सेंसिटिव आइटम्स होती हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। आइडियल फॉर मटेरियल्स दैट कैन नॉट विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, ऐसे मटेरियल्स जो हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है। नो रेसिड्यूज, अनलाइक केमिकल स्टेरिलाइजेशन इट डज नॉट हैव हार्मफुल रेसिड्यूज ऑन प्रोडक्ट। तो मतलब कोई भी रेसिड्यूज इसमें नहीं बचता है, क्योंकि अगर हम ड्राई हीट कर रहे हैं या मॉइस्ट हीट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यूज, मतलब जो वाटर है वो ठंडा होगा तो वो मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई भी रेसिड्यूज नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मतलब एक तरीके से रेस है, या हम ये कहें कि ये मतलब जैसे डिफरेंट टाइप का रेडिएशन है तो रेडिएशन रुकता नहीं है। पेनिट्रेशन, तो इसकी जो गामा एंड एक्सरे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू मटेरियल्स एंड पैकेजिंग आइटम्स स्टेरिलाइजिंग देम विदाउट ओपनिंग द पैकेट। पैकेट को ओपन किए बिना भी हम गामा रेस और एक्स रेस से फूड और बाकी जो चीज़ें उन्हें स्टेरिलाइज कर सकते हैं। स्पीड, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इससे फास्ट होती है, ऑफ्टन कंप्लीट विद इन आवर। तो इससे जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। स्केलेबल, तो सुटेबल फॉर लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन, मतलब एक बड़े पैमाने पर जब हमें स्टेरिलाइजेशन करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे। मेकिंग इफिशिएंट फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ स्टेरिलाइज आइटम्स, अगर हमें बहुत बड़े लेवल पर हमें स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस का यूज करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, तो ये लिमिटेड पेनिट्रेशन, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए वो यूज होती है सरफेस स्टेरिलाइजेशन में, सरफेस स्टेरिलाइजेशन में यूज होती है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन ओनली वर्क्स ऑन सरफेस, कैन नॉट पेनिट्रेट थिक मटेरियल्स और पैकेजिंग। तो अगर हमें सरफेस को स्टेरिलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करेंगे। कॉस्ट, इक्विपमेंट फॉर गामा एंड एक्सरे स्टेरिलाइजेशन कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो ये जो होते हैं एक्सरे एंड गामा रे यूज करने के जो हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, स्टेरिलाइजेशन की जो मशीन्स होती हैं वो क्या होती है, काफ़ी महंगी होती हैं। ठीक है, और उनमें काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मतलब ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत होती है। मटेरियल डिग्रेडेशन, तो रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर कैन डैमेज
सेंसिटिव मटेरियल सच एज प्लास्टिक सर्टेन फार्मास्यूटिकल्स। तो मतलब क्या होता है, मटेरियल डैमेज या मटेरियल डिग्रेडेशन हो सकता है अगर रिपीटेड हम रेडिएशंस का यूज करें, रिपीटेड रेडिएशंस का यूज करें। रेगुलेटरी कंसर्न, तो रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट ड्यू टू द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, क्योंकि कुछ रेडिएशंस ऐसा होता है जो रेडियो एक्टिव मेटल से निकलता है, जैसे कि हमारा गामा रेस होती हैं वो रेडियो एक्टिव मेटल से निकलती हैं। मतलब बाकी मेटल से भी निकलती हैं, बाकी मेटल से एक्सरे निकलती हैं, ऐसा नहीं है रेडियो एक्टिव मेटल से एक्सरे नहीं निकलती, ये फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, ये यहाँ हमारे को गामा रेस होती हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत कॉमनली कॉज कर सकता है, मतलब ये जो रेस होती हैं वो कॉज कर सकती हैं कैंसर, ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज हो सकती हैं और कैंसर कॉज भी कर सकती हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर कैंसर की बात है। तो इनसे बहुत सारा नुकसान होता है, ये कार्सिनोमा बहुत कॉमनली कॉज कर सकती हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है इनको यूज करने से पहले, इनको उपयोग करने से पहले। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन, टाइप्स ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से जो स्टरलाइजेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वर्क करता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड एक गैस है जो वर्क करती है एल्काइलेटिंग द डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती है, एल्काइलेशन करती है, मतलब एल्काइल ग्रुप जो CH3 ग्रुप होता है या C2H5 ग्रुप होता है, ठीक है, इसको क्या करती है डीएनए से अटैच करा देती है और प्रोटीन से अटैच करा देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिससे क्या होता है विच प्रिवेंट देम फ्रॉम रेप्लिकेटिंग एंड फंक्शनिंग। मतलब क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका फिर रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया की या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। तो जो इथाइलिन ऑक्साइड होता है, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड पता है क्या होता है, E2O बोलते हैं या C2H5O बोलते हैं, ठीक है ऐसे। तो C2H5 ये एक एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप को कहाँ लगा देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में या प्रोटीन में, जिससे क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन और डीएनए है, जो प्रोटीन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, डीएनए वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ये इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजिंग हीट एंड मॉइस्ट सेंसिटिव मटेरियल। तो इससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को भी और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स को भी, जैसे कि मेडिकल डिवाइस, कैथेटर्स है, सिरिंजेस हैं, इनको, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स को और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को भी। कैन स्टरलाइज कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट इवन दोज विच इंट्रिकेट डिजाइन और मल्टीपल लेयर। तो मतलब ये कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको भी क्या करता है स्टरलाइज कर सकता है, ठीक है, जिनमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, टॉक्सिटी। तो इथाइलिन ऑक्साइड इज अ टॉक्सिक एंड पोटेंशियली कार्सिनोजन गैस, मतलब ऐसी गैस जो कैंसर को कॉज कर सकती है और टॉक्सिक होती है, इसीलिए सो स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब इसका यूज करते हैं, जब इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन करते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्गर एरेशन टाइम, तो एटम्प्ट्स मस्ट बी एरिएटेड आफ्टर स्टरलाइजेशन टू रिमूव रेसिडुअल इथाइलिन ऑक्साइड गैस विच कैन एक्सटेंड द प्रोसेस टाइम। तो इसमें क्या होता है, जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है एटम्प्ट से चिपक जाती है, एटम्प्ट्स पर अटैच हो जाती, तो उसको मतलब निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, बाहर होने में टाइम लगता है, जिससे क्या होता है जो प्रोसेस का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। कॉस्टली इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन आर एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे होते हैं। प्रोसेस रिक्वायर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज। तो मतलब हमें एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी ना जो काफ़ी एक्सपर्ट हो इस काम में, और मतलब स्पेशलाइज हमें फैसिलिटी देना होंगी, जिससे क्या हो स्टरलाइजेशन हो पाए, क्योंकि इससे स्टरलाइजेशन करना कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, जैसे कि हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में देखा था। हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर स्टरलाइजेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड्स की वेपर्स का यूज करते हैं, जो स्टरलाइज करती बाई ऑक्सीडाइजिंग सेल वॉल एंड डीएनए ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती, जो सेल वॉल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और डीएनए होती है उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन को ऐड करा देती है।
इफेक्टिव डिस्ट्रॉइंग देम, जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मोर इन्वायरमेंटली होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है अल्टरनेटिव टू इथाइलिन ऑक्साइड। अब ये इसीलिए इफेक्टिव होती है, मतलब अच्छी होती है इथाइलिन ऑक्साइड की कंपेयर में, क्योंकि ये कोई कार्सिनोजेनिक नहीं होती, मतलब ये कार्सिनोमा वगैरह कॉज नहीं करती है जैसा कि इथाइलिन ऑक्साइड कर रही थी। तो और ये करती क्या है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देती है सेल वॉल को और डीएनए को, मतलब डीएनए और सेल वॉल में क्या कर देती है, ऑक्सीजन को अटैच करा देती है, जिससे सेल वॉल डैमेज हो जाती है और जो डीएनए होता है डीएनए होता है हमारा, वो क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है और रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। फास्टर एरिएशन, तो अनलाइक इथाइलिन ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वेपर्स डज नॉट हैव टॉक्सिक रेसिड्यूज, कोई भी इसमें टॉक्सिक रेसिड्यूज नहीं बच रहा है, सो नो नीड फॉर लेंदी एरिएशन, लंबे टाइम के एरिएशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब ऊपर हमने ये देखा था लॉन्गर एरिएशन की यहाँ रिक्वायरमेंट हो रही थी, क्योंकि जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस थी वो बाहर नहीं हो पाती थी, जल्दी बाहर नहीं हो पाती थी, टेम से अटैच हो जाती, इसीलिए ज़्यादा लॉन्गर मतलब एरिएशन की रिक्वायरमेंट हो रही थी, जिससे प्रोसेस का टाइम बढ़ जा रहा था। इसमें हमारा क्या है, मतलब कोई भी टॉक्सिक रेसिड्यूज नहीं है, मतलब अटैच नहीं होती है, एटम से अटैच नहीं होती, जिसलिए क्या होता है, मतलब लेंदी ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स मेडिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लांट्स और एंडोस्कोप्स, तो मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इम्प्लांट्स हैं, मतलब जो बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, और कुछ एंडोस्कोप्स हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसकी लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर होती है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर्स में डज नॉट बी एज इफेक्टिव पेनिट्रेटिंग थिक पोरस मटेरियल्स और टाइटली सील्ड पैकेज, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम होती है, इसीलिए जो थिक मटेरियल्स होता है और पोरस मटेरियल्स होता है या टाइटली सील्ड पैकेज होते हैं, उनको पेनिट्रेट करके उनको स्टरलाइज नहीं कर पाती हैं। कोरोसिव, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या कर रहा है, H2O2 होता है, ये क्या हो रहा है, ब्रेक होकर क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब वाटर क्या कर रहा है, कोरोशन कॉज कर रहा है, रस्टिंग कॉज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि मेटल्स में। रिक्वायरिंग केयरफुल मॉनिटरिंग, मतलब एक केयरफुल मॉनिटरिंग, मतलब बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्या रस्टिंग कॉज कर सकता है, कोरोशन कॉज कर सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं गैस स्टरलाइजेशन के, तो आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, तो मतलब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि हीट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टरलाइजिंग आइटम्स कैन नॉट विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, ऐसी आइटम्स जो हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकती, उनको इससे स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक होती है, रबर्स होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कैन स्टरलाइज कॉम्प्लेक्स और मल्टी पार्ट्स और इरेगुलर शेप आइटम्स, मल्टी पार्ट्स है या मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, या इरेगुलर शेप है, कुछ इस टाइप का शेप है, जैसे कुछ में क्रैप्स है या खांचे हैं, ठीक है, तो उनमें अगर उनमें जैसे नहीं जा पाती हैं, कुछ रेडिएशन वगैरह या हीट स्टरलाइजेशन नहीं उनसे हो पाता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। डेट आर हार्ड टू सेंसिटाइज यूजिंग अदर मेथड लाइक ऑटोक्लेविंग, जो कि मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी मतलब इरेगुलर शेप की किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। नो डैमेज टू मटेरियल्स, तो एच डज नॉट रिक्वायर हीट और मॉइस्चर, इसमें कोई भी हीट और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट प्रिवेंट्स थर्मल और मॉइस्चर इंड्यूस्ड डैमेज ऑफ सेंसिटिव मटेरियल्स, तो ये क्या करता है, कोई भी मटेरियल्स को डैमेज नहीं करता है। पेनिट्रेशन, तो इथाइलिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड वेपर्स कैन पेनिट्रेट पैकेजिंग स्टरलाइजिंग आइटम्स विदाउट द नीड ऑफ ओपन द पैकेट, पैकेट को ओपन किए बिना ही ये स्टरलाइज कर सकती हैं कोई भी पैकेट को, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं गैस स्टरलाइजेशन के, टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी कंसर्न, बोथ इथाइलिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड पोज रिस्क टू हेल्थ इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली इन्हें हैंडल ना किया जाए तो क्या हो सकता है, मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड पर्टिकुलर कार्सिनोजन एंड टॉक्सिक होता है और रिक्वायर होती है मतलब स्ट्रिक्ट सेफ्टी की, स्ट्रिक्ट
सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर इससे बॉडी एक्सपोज हुई इथाइलिन ऑक्साइड से तो कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। लॉन्गर स्टरलाइजेशन टाइम, तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस स्पेशली विद इथाइलिन ऑक्साइड कैन टेक सेवरल हावर मेकिंग इट स्लोअर देन मेथड्स लाइक ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के मेथड्स की कंपेयर में ये क्या होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो रेसिडुअल गैस, इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन रिक्वायर केयरफुल एरिएशन टू इंश्योर नो रेसिडुअल रिमेन्स ऑन द स्टरलाइज्ड आइटम्स विच क्या एड्स द प्रोसेस टाइम। तो ये ऊपर बता दिया, जो इथाइलिन ऑक्साइड होती है एक तरीके से क्या मतलब चिपक जाती है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं, ठीक है, जिससे जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस है वो कोई भी हमारा आइटम्स है उस पर ना रह जाए, जिससे क्योंकि वो कार्सिनोजन होती है, अगर वो एक्सपोज होगी बॉडी सरफेस से तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए जो प्रोसेस का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। कॉस्ट, तो गैसियस स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। तो गैसियस स्टरलाइजेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और मेंटेनिंग सच एज फैसिलिट रिक्वायर्ड रेगुलेट मॉडर्न सेफ्टी चेक्स एंड कंप्लायंस विद रेगुलेट। तो मतलब क्या होता है, काफ़ी महंगे होते हैं, और इसमें मतलब क्या होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, सेफ्टी चेक देखना होता है बार बार, और कंप्लायंस विद रेगुलेशन मतलब अच्छे से रेगुलेट करना होता है। मटेरियल्स कंपैटिबिलिटी, नॉट ऑल मटेरियल्स आर कंपेटेबल फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन के लिए सारे मटेरियल्स कंपेटेबल नहीं होते हैं, मतलब सारे मटेरियल्स का हम गैसियस स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। सम मटेरियल्स स्पेशली मेटल्स में कोरोड और प्लास्टिक में डिग्रेड आफ्टर मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर के बाद मतलब मेटल्स में कोरोजन हो सकता है और प्लास्टिक का डिग्रेडेशन हो सकता है, प्लास्टिक का डिग्रेडेशन हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी हमने एक आपका टॉपिक था फर्स्ट एड का एक टॉपिक था, ठीक है, वो टॉपिक नहीं कराया, उसका लेक्चर हो सकता है मंडे को आए, ठीक है, मंडे को वो लेक्चर आपको करा देंगे। और उसके बाद ये लेक्चर, एक लेक्चर खत्म होने के बाद हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम ड्रग स्टोर पर चलेंगे, ठीक है, और ड्रग स्टोर बहुत ज़्यादा मतलब रफली ही उसे पढ़ाएंगे, कोई खास है नहीं उसमें कुछ, उसका क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें मतलब कैसे मार्केटिंग करना है ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।